कल अपन बात कर रहे थे कि वांठा जो है असामान्य अणुभार प्रदर्शित हो गया था और अणुसंख्या असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म प्रदर्शित हो गया कि अपन ने इतना सारा किया, ठीक है, फॉर्मूले निकाले और उसके बाद में जो है अपने को असामान्य अणुभार प्राप्त हो गया। क्योंकि अपन तो सोच रहे थे कि एक NaCl होगा, पर वहां जाके तो NaCl ने कितने कण बना दिए? 2, और NaCl ने 2 कण बना दिए। तो अपने को पता है कि कणों की संख्या में वृद्धि हो गई, तो वहां पर अणु संख्या गुणधर्म भी जो है इम्बैलेंस या असामान्य हो गया। और असामान्य हो गया तो अपने को जो अणुभार है वो भी असामान्य प्राप्त हो गया, या तो कम प्राप्त हो गया या ज्यादा प्राप्त हो गया। और मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में से एक वैज्ञानिक थे और उन वैज्ञानिक का नाम था वांठा। उसने कहा कोई टेंशन नहीं है, मैं इस थ्योरी वाले फॉर्मूले में ही एक थोड़ा सा चेंजिंग करके आपको असामान्य को सामान्य बना दूंगा, अणुभार को। तो असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म को या असामान्य अणुभार को स्पष्ट करने के लिए वांठा ने एक गुणांक दिया था जिसे I कहते हैं, और उसने क्या बताया? I बराबर प्रेक्षित या प्रैक्टिकल ऑब्जर्व अणुसंख्या गुणधर्म बटेवा सैद्धांतिक या जो थ्योरेटिकल अपन ने जो निकाला है वो अणुसंख्या गुणधर्म। अपन ने ये वाला निकाला है, थ्योरी वाला, सैद्धांतिक वाला, ठीक है। और अपने को चाहिए ये, क्योंकि अपन जो है विलायक में बोल रहे हैं विलय को, तो वहां पर प्रैक्टिकली काम हो रहा है और अपन ने सारा ही थ्योरी वाला किया है। तो देखना I बराबर, मैं वाष्प दाब में अवनमन डेल P ऑब्जर्व ऊपर आएगा अपॉन डेल P थ्योरेटिकल, डेल P थ्योरेटिकल, क्वथनांक में उन्नयन डेल TB ऑब्जर्व अपॉन डेल TB थ्योरेटिकल बराबर क्वथनांक में हिमांक में अवनमन ऑब्जर्व अपॉन हिमांक में अवनमन जो है थ्योरेटिकल, और परासरण दाब पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थ्योरेटिकल, ठीक है। अब सर मेरे को ऑब्जर्व वाला निकालना है कोई सा भी, तो मैं थ्योरेटिकल से कैसे निकालूंगा? देखो, मैं और इस पाई के लिए बात करूं, किसी के लिए भी बात कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूं I बराबर पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थ्योरेटिकल, और देख सकते हो पाई ऑब्जर्व निकालना है तो I इंटू पाई T, ये आपको पता है, आपने निकाला है। पाई बराबर होता है CRT। अब उसको किससे गुणा कर दिया जाए? I से गुणा कर दिया जाए। पर बात होती है सर I लावे कहां से? उसने कहा कोई टेंशन नहीं, I भी मैं लेके आया हूं। I बराबर होता है वियोजन या संगुणन के पश्चात, या तो वियोजन होगा या संगुणन होगा, वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या अपॉन वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। मतलब अपने को देखना है कि वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है और पूर्व कणों की संख्या कितनी है, ठीक है। या कई बार ये फॉर्मूला नहीं लगाओ तो विलय का सामान्य या सैद्धांतिक अणुभार अपॉन विलय का प्रेक्षित अणुभार या असामान्य अणुभार, असामान्य या प्रेक्षित अणुभार। अपने मोस्टली यही लगाएंगे अपन, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। पर कई बार अपने को एक एग्जांपल दे रखा अपने बुक में, उसमें ये वाला लगेगा, सामान्य ऊपर रहेगा और असामान्य नीचे रहेगा अणुभार के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखना, अणु संख्या गुणधर्म में उल्टा है। अब देखो
वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या अपॉन वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। देखना, अब कोई कण वियोजित हो रहा है, जैसे मेरे पास में एक NaCl था, ठीक है, वियोजन के पूर्व मैंने पानी में घोला तो ये बन गया Na+ और Cl-। कितने कण बन गए भैया? 2। वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी हो गई है? 2। मतलब कि कणों की संख्या में वृद्धि हुई है। कणों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि। ठीक है, तो ध्यान रखना, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या इसके लिए लगाऊं तो I बराबर वियोजन के पश्चात कणों की संख्या 2 और वियोजन से पहले कणों की संख्या 1 है, तो इसके I का मान कितना आया है? 2। यहां देखना, I की 3 स्थितियां बनती है। स्थिति फर्स्ट, I इज ग्रेटर देन 1, I का मान 1 से ज्यादा है। और I का मान 1 से ज्यादा कब होगा? जब मैं कहूंगा कणों का वियोजन होगा। कणों का क्या होगा? वियोजन होगा। पहली स्थिति समझ रहे ना कि कणों का वियोजन होगा तो I का मान बढ़ेगा। दूसरी स्थिति सर I का मान 1 हो जावे, और I का मान 1 हो जावे कब हो जावे? जब कण न तो वियोजित हो और न ही संगुणित हो, अर्थात यहाँ और यहाँ बराबर हो। और यहाँ बराबर कब होगा? जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले भी एक कण था और बाद में भी ग्लूकोज एक कण रहेगा, न तो वियोजित हुआ और न ही संगुणित हुआ है। ठीक है, तो अब देखना, तो I बराबर 1 कणों का न तो वियोजन व न ही संगुणन व न ही संगुणन। अब तीसरी स्थिति देखना, I लेस देन 1, I का मान 1 से कम है। और I का मान 1 से कम कब होगा? पहले मैंने देखो एसिटिक अम्ल के 2 अणु लिए थे, 2 मोल एसिटिक अम्ल, मैंने विलयन में घोला। हुआ क्या? यहाँ एसिटिक अम्ल ने 2 अणुओं ने 1 अणु बना लिया इस तरीके से, और इस तरह से उसने 2 अणु का 1 अणु बना लिया। प्रारंभ में कणों की संख्या वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या तो सर 2 थी नीचे, और बाद में कितनी हो गई? 1। तो यहाँ 1/2 मतलब 0.5, 1 से कम है, मतलब वहां पर कणों का क्या हो रहा है? संगुणन हो रहा है। वहां पर कणों का क्या हो रहा है? संगुणन हो रहा है। तो मैं कह दूं कणों का संगुणन। और ध्यान रखना, यहीं से एक क्वेश्चन RPSC में बना हुआ है। ये 3 स्थितियां हैं, स्थिति फर्स्ट, स्थिति सेकंड और स्थिति थर्ड है। ठीक है, ध्यान रखना। उसने क्वेश्चन क्या पूछा था? उसने पूछा था कि एक AlCl3 को विलायक में घोला जाता है तो उसके I पर क्या प्रभाव पड़ता है? AlCl3 प्रारंभ में एक कण था, जब घोलोगे तो ये टूटेगा Al+3 और 3Cl-। एक कण तो इसका और 3 कण इसके, टोटल 4 हो जाएंगे। तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या 4 है और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या 1 है, तो कितना आ गया? I का मान 4, और I का मान 4 मतलब 1 से ज्यादा, मतलब कणों का वियोजन हुआ है। ठीक है, अब बात आती है सर कि क्या उन फॉर्मूलों में अपन चेंजिंग करें? ठीक है, कि अपने विलेय का विलयन में वियोजन या संगुणन होने पर अणुसंख्या गुणधर्म की जो है अब सामान्य समीकरण क्या होगी, उनको बता रहा हूं।
विलय का विलयन में वियोजन या संगुणन होने पर अणु संख्या गुणधर्म की सामान्य समीकरण। सामान्य समीकरण। अब देखो आपके कितने अणु संख्या गुणधर्म हैं? 4। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। पहला देखो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। आप लिखते थे इसको P0 माइनस P/P0 इज इक्वल टू XB। इसको लिखते थे डेल TB बराबर KBM, याद रखिए B इंटू M। यहाँ लिखते थे डेल TF बराबर KFM और पाई बराबर CRT। अब देखो सबको इनको किससे गुणा करना। वन टॉप साहब का I और इन सबको मैं गुणा कर दूं I से, तो ये सामान्य बन गई है। अब क्या बन गई भैया? सामान्य। I का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि I का मान फॉर्मूले से कैसे ज्ञात किया जाए कि कितने % वियोजन हुआ और कितने % संगुणन हुआ, उसकी बात भी करेंगे कि संगुणन और जो है कितने प्रतिशत है, उनके लिए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे।